नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन साइलेसिया। तो आज के वीडियो में हम इसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि ये हमारे शरीर में कहां कहां किस किस अंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन, शारीरिक रचना। पेट तथा सिर बड़ा, अन्य अंग छीड़, हाथ पैर दुबले, झुर्रियां पड़ी हुई, परिपोषण क्रिया का अभाव। रोगी का शारीरिक गठन अपने ही प्रकार का होता है। अन्य अंगों की अपेक्षा पेट तथा सिर बड़ा होता है। हाथ पैर दुबले पतले, छीड़ होते हैं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी दिखती हैं। सारा शरीर छीड़ता का चित्र होता है। पीला चेहरा, रक्तहीन। रोगी का सिर सदा पसीने से तर रहता है। शरीर के अन्य भागों में पसीना नहीं आता है, वह सूखा रहता है। खोपड़ी में बड़ा नाजुकपन होता है, वह सिर पर हीट नहीं रख सकता है। सिर के बाल इतने नाजुक होते हैं कि वह कंघी तक नहीं कर सकता। सिर के नाजुकपन का एक दूसरा परंतु विचित्र लक्षण यह है कि वह सिर पर हीट तो रख नहीं सकता, परंतु सिर को ठंड से बचाने के लिए उसे हर समय कपड़े से लपेटे रहता है। साइलेसिया के रोगी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। छोटी उम्र का होते हुए भी बूढ़ों का सा चेहरा होता है। अब हम जानेंगे, साइलेसिया और किलकेरिया दोनों को ठंड का बहुत एहसास होता है। सोने पर इन दोनों में पसीने से तकिया भीग जाता है, परंतु साइलेसिया का बच्चा बहुत ही अच्छा खाता है, खाता पीता है, फिर भी वह कुपोषण क्रिया के अभाव के कारण, और किलकेरिया का बच्चा परिपोषण के कारण किलकेरिया का सिर तथा पेट दोनों बढ़ जाते हैं। साइलेसिया के बच्चे का पेट बढ़ जाता है। शरीर रचना शीत प्रकृति का होते हुए भी कभी कभी नए रोगों में भी उष्णता यानी वार्म होना। रोगी मुख्य तौर पर शीत प्रधान होता है, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर को हर समय लपेटे रखना चाहता है। गर्म कमरे में भी उसे ठंड महसूस होती है, परंतु डॉक्टर केंट ने कहा है कि यह ध्यान रखने की बात है कि कभी कभी नए रोगों में यह हो सकता है कि गर्मी को न सह सके। पुराने रोगों में तो वह शीत प्रधान ही होता है, परंतु पुराने रोगों में ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्वभाव से ही वह शीत प्रधान ही होता है। साइलेसिया की प्रकृति यानी मॉडलिटी, अगर हम इसकी मॉडलिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि गर्मी से उसका रोग घटता है। इसका यही अर्थ है कि शीत प्रकृति का होता है, परंतु शीत प्रकृति का होते हुए भी जहां तक पेट का संबंध है वह खाने पीने के लिए गर्म वस्तुओं के स्थान पर ठंडी चीजें खाना पीना चाहता है। इसी दृष्टि से साइलेसिया का व्यापक लक्षण, जनरल सिम्टम तथा प्रकृति मॉडलिटी तो शीत प्रधान होना, गर्म वस्तुओं को चाहना, गर्मी पसंद करना ही है, परंतु नए रोगों में वह ठंड चाह सकता है। खाने पीने में ठंडी वस्तु पसंद कर सकता है, परंतु व्यापक लक्षण की दृष्टि से वह शीत प्रकृति का ही है। और क्योंकि होम्योपैथी व्यापक लक्षण का ही विशेष महत्व है, इसलिए साइलेसिया का निर्वाचन करते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी शीत प्रधान हो, परंतु शीत प्रधान और शीत प्रकृति का होते हुए भी अगर नए रोगों में उसे ठंड पसंद हो या खाने पीने में ठंडी वस्तु पसंद करे तो इसमें साइलेसिया देने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। औषधि का निर्वाचन करते हुए व्यापक लक्षण की मुख्य वस्तु है। अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो मानसिक लक्षण में हम देखते हैं डरपोक, अपनी योग्यता में संदेह, परंतु काम को हाथ में लेने पर उसे योग्यता से निभा लेने, दिमागी काम करने वालों की मस्तिष्क की थकावट, कुछ निश्चित विचार। रोगी को मानसिक लक्षण भी अपने ही प्रकार के विचित्र होते हैं। रोगी में हिम्मत नहीं होती है, दिल कमजोर हो जाता है, घबराया रहता है, हर समय हार हार करता रहता है। जिस व्यक्ति में कभी भरपूर आत्मविश्वास था, स्वतंत्र विचार कर सकता था, अपनी आवाज बुलंद कर सकता था, वह चिकित्सक को आकर कहता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी आ गई है, उसमें
आत्मविश्वास नहीं रहा, साहस का अभाव हो गया है, उससे ऐसे लगता है कि जनता के सम्मुख भाषण देने खड़ा होगा तो बीच में ही लड़खड़ा जाएगा। वह मानसिक कार्य में इतना जुटा रहा कि उसका मन का ढांचा ही टूट गया। यह सब कुछ होते हुए भी अगर जबरदस्ती वह अपने काम में जुट जाए, व्याख्या के लिए जनता के सम्मुख खड़ा हो जाए, तो बखूबी से अपना काम निभा लेता है। उसका आत्मविश्वास उसमें लौट आता है और सारा काम सफलता से हो जाता है। साइलेसिया की विचित्र मानसिक अवस्था का रूप यही है कि व्यक्ति को अपने असफलता का डर बना रहता है। डॉक्टर डनहम का कहना है कि साइलेसिया का रोगी समझा करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, परंतु जब उसे कोई काम करने को बाधित कर दिया जाए तब वह जोश में उस काम को इतना अधिक कर डालता है कि उसे स्वयं आश्चर्य होता है कि उसने यह कार्य कैसे किया। अगर उसे कोई मानसिक कार्य करना है तो उसे यह भय बना रहता है कि वह इस काम को सफलतापूर्वक कर सकेगा या नहीं। यद्यपि जब वह उस काम को करने लगता है, सिर पर ही आ पड़ता है, तब वह उसे योग्यता से निभा ले जाता है। ऐसे रोगों की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में साइलेसिया उस व्यक्ति को हिम्मत बांध देगा। अगर इस अवस्था में रोगी को न पकड़ा गया तो आगे चलकर ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि जब व्यक्ति काम करने के अयोग्य हो जाता है, करता है तो ठीक नहीं करता। इस हालत में साइलेसिया देने से रोगी सुधर सकता है। विद्यार्थियों की दिमागी कमजोरी में साइलेसिया। उदाहरण, एक विद्यार्थी वर्षों मेहनत करता है, अब अपने अध्ययन के अंतिम काल में आ पहुंचा है, इम्तिहान का एग्जाम का टाइम आ गया है, परंतु उसे डर सताने लगता है कि वह फेल ना हो जाए। वह इम्तिहान में बैठता है और सफलतापूर्वक सवालों को हल कर लेता है। परिश्रम समाप्त होने के बाद उसे ऐसी मानसिक थकान आ घेरती है कि सालों तक वह किसी धंधे के लायक नहीं रहता। उसे किसी भी धंधे में हाथ लगाने से डर लगता है। उसका मस्तिष्क थकान का शिकार हो गया है। साइलेसिया उसको एकदम खड़ा कर देगी। व्यवसायियों की दिमागी कमजोरी में साइलेसिया। विद्यार्थी, वकीलों, व्याख्याताओं आदि की सीमित मानसिक कार्य करने के परिणाम होने वाली दिमागी कमजोरी में इससे लाभ होता है। वकील कहता है कि जब से मैंने अमुक मुकदमा दिन रात लगाकर लड़ा है, तब से दिमाग इतना थका रहता है कि कुछ काम नहीं हो पाता, रात की नींद भी नहीं आती। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर काम का बेइंतहा जोर पड़ जाता है, इस जोर पड़ने से जिनका दिमाग काम करने लायक नहीं रहता है, उन्हें साइलेसिया देने से दिमागी थकान दूर हो जाएगी और फिर वह दिमाग से पहले जैसा काम करने लगेगा। साइलेसिया शारीरिक तथा मानसिक बल लौटा लाता है। इस औषधि का व्यक्ति कमजोर पीले बदन का होता है, मांसपेशियां इतनी ढीली होती हैं, उनमें ताकत नहीं रहती। शरीर के समान मन भी असमर्थता की मूर्ति हो जाता है। उसके नर्वस सिस्टम पर शक्तिहीनता छाई रहती है, वह अधीर होता है। नर्वस वीकनेस साहसनीय ऐसे रोगी के लिए साइलेसिया अमृत तुल्य है। दृढ़ता को खड़ा कर देती है, गिरते को उभार देती है, रोगी की बुझती जीवन ज्वाला चमक उठती है, आशा का दीप जल उठता है, निराशा और हतोत्साह का स्थान आशा और नवोत्साह ले लेता है। कुछ निश्चित विचार। इस औषधि का रोगी कुछ निश्चित परंतु काल्पनिक विचारों का शिकार होता है। उदाहरण के लिए उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चारों तरफ पिन बिखरे पड़े हैं। उसे डर लगता है कि कहीं उसका पांव उन पर न पड़ जाए। वह उन्हें ढूंढा करता है, मिलने पर भी उसे यकीन नहीं होता है कि वहां कुछ नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति नहीं, दो भागों में विभक्त है। कई जीवित वस्तु उसके कान में घुसी हुई हैं, उसकी आंखें रस्सियों से सिर की तरफ खिंची हुई हैं, उसकी जीभ के अग्रभाग पर एक बाल है, उसके गले के भीतर एक पिन अटका पड़ा है, उसकी उंगलियों के अगले हिस्से कागज के बने हैं। इसी प्रकार के कुछ
बंधे बंधाए रोगी को जिसने इन्फ्लुएंजा के बाद पागलपन सवार हो गया हो और हर समय पिन ढूंढता फिरता हो, इस लक्षण के आधार पर साइलेसिया बिल्कुल दे सकते हैं। वह जो है पिन ढूंढना बंद कर देगा, ठीक कर देगा, वह पिन ढूंढना भूल जाएगा। सोने पर माथे से गर्दन तक पसीना आना, परंतु शरीर खुश्क होना, पसीने के साथ सिर दर्द होना, रोगी की नींद आते ही माथे पर गर्दन तक पसीना आना शुरू हो जाता है, उसका तकिया पसीने से भीग जाता है, शरीर पर पसीना नहीं आता है, वह खुश्क बना रहता है। कैलकेरिया में भी सोने पर माथे पर पसीना आता है, गर्दन पर नहीं आता है। साइलेसिया का पसीना बदबूदार होता है, कैलकेरिया का खट्टा भूका। कोनायम में तो आंख बंद करते ही पसीना आने लगता है, तो उसका विशेष लक्षण है। शंभुकस में नींद खुलते ही पसीना आने लगता है। पल्सेटिला में शरीर के सिर्फ एक तरफ पसीना आता है। रस्टॉक्स में सिर खुश्क रहता है, सिर्फ शरीर पर पसीना आता है। साइलेसिया में सिर्फ सिर और गर्दन पर पसीना आता है, शरीर खुश्क रहता है। माथे पर पसीने के साथ सिर दर्द। इस औषधि में सिर दर्द के साथ माथे पर पसीने का लक्षण है। पुराना सिर दर्द जो प्रातः या दोपहर सिर के पिछले भाग से शुरू होकर माथे तक पहुंचता है, रात को तेज हो जाता है एवं दाईं आंख के ऊपर का स्नायुशूल, इन दर्दों के साथ बहुत सा पसीना आ जाता है और मिचली या उल्टी हो जाती है। इन लक्षणों में यह औषधि लाभ करती है। सिर पर ठंडा चिपचिपा बदबूदार पसीना जो चेहरे तक आए परंतु शरीर के नीचे के अंगों को खुश्क रखे या खुश्क से ही रहें, यह औषधि का विशेष लक्षण है। और शरीर के ऊपर के हिस्से, सिर, चेहरे आदि में पसीना और नीचे का हिस्सा खुश्क रहना, इस लक्षण के साथ सिर दर्द हो तो इस मेडिसिन से ठीक हो जाता है। सिर को लपेटे रखने से आराम मिलता है। रोगी को सोते समय तथा गर्दन का पसीना आता है। पांवों से बदबूदार पसीना आना, उंगलियों के बीच में जख्म हो जाना या पसीने के दब जाने से उत्पन्न रोग। बदबूदार पसीना इस औषधि का व्यापक लक्षण है। सिर माथे के पसीने के विषय में हमने बताया है। सिर माथे की तरह साइलेसिया में पैरों से भी बदबूदार पसीना आता है, उंगलियों के बीच में जख्म हो जाते हैं। इस पसीने के लक्षण के आधार पर रोगी को किसी रोग में भी साइलेसिया दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई बार ठंड लगने से या किसी अन्य कारण से रोगी के पांव का पसीना दब जाता है। पसीने के इस प्रकार के दबने से अनेक रोग उठ खड़े हो सकते हैं। उदाहरण, पांवों के पसीने के दबने से ऐंठन पड़ सकती है और दौरे पड़ सकते हैं। हाथ पैर बेकार हो सकते हैं, नाक कान से मवाद आ सकता है, ट्यूमर हो सकता है, पेट में सूजन आ सकती है, दिमागी बीमारी या मस्तिष्क की थकान हो सकती है। अगर रोगी कहे कि जब से पैर का पसीना बंद हुआ है तब से अमुक रोग हो गया है, तो इस औषधि को देने से पैरों का पसीना जारी हो जाएगा और रोग चला जाएगा। अगर साइलेसिया उस रोगी की धातुगत औषधि होगी तो धीरे धीरे यह पैर का पसीना भी चला जाएगा। मवाद में मवाद धीरे धीरे बनते रहने की हालत में या मवाद निकलने के बाद घाव को भरने में उपयोगी है। इस औषधि के विषय में यह समझ लेना आवश्यक है कि साइलेसिया हमारे बाल, नाखून, त्वचा, भीतर के अंगों के आवरण, स्नायुमंडल, मांसपेशी, हड्डी सब जगह पाया जाता है। जब परिपोषण क्रिया का अभाव होता है तब सब प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, हड्डियां गलने सड़ने लगती हैं, त्वचा पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है, करवंकल, बिसाह, विटला, भगंदर आदि भयंकर फोड़े भी हो जाते हैं। ये सब तकलीफें इसलिए होती हैं क्योंकि शरीर में परिपोषण क्रिया ठीक से नहीं हो रही है।
और यह ठीक प्रकार से नहीं हो रही होती है। साइलेसिया जो नाखून से शिख तक हमारे प्रत्येक अंग में मौजूद है, उसका काम परिपोषण क्रिया को ठीक बनाए रखना है। शक्तिकृत साइलेसिया परिपोषण क्रिया के अभाव को दूर कर देती है और शरीर का स्वास्थ्य सुधार कर फोड़े, करवंकल, विषैरी, भगंदर आदि को दूर कर देती है। आंख तथा गुदा आदि के नासूर फिस्टूला को ठीक करता है। आंख, गुदा द्वार आदि के नासूर में यह औषधि अत्यंत लाभप्रद पाई गई है, अत्यंत लाभदायक है। इसका मुख्य काम पोषण क्रिया को ठीक करना, घाव को भर देना। डॉक्टर नीस वर्कर ने गुदा द्वार में भगंदर के एक रोगी के विषय में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया है कि उसे 20 साल से वह रोग था। भगंदर में इतना बड़ा छेद था कि वे अपनी उंगली उसमें डाल सकते थे। रोगी को पैखाना जाते हुए भयंकर दर्द होता था। उसे उन्होंने नाइट्रिक एसिड दिया, कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर लक्षण लिए गए तो शीत प्रधान था, बड़े तेज मिजाज का था, छोटी बात पर ही भड़क उठता था, गुस्सा बेहद था, पेट भी खराब रहता था, कई बार टट्टी जाता था परंतु पेट साफ नहीं होता था। इन लक्षणों पर नक्श दिया गया परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसके लक्षण लिए गए, पता चला कि उसकी उंगलियां कहीं कहीं से फटी हुई थीं, पस निकल रहा था, ठीक नहीं होता था। उससे बड़ा लक्षण यह था कि जब उसके पांव से पसीना आना बंद हुआ था तब से उसका स्वास्थ्य कभी सुधरा नहीं था। इस लक्षण के आधार पर उसे साइलेसिया 10M दिया गया, जिसका चमत्कारी प्रभाव हुआ। एक दिन तो उसे असीम कष्ट हुआ परंतु अगले दिन से उसकी दशा सुधरने लगी। कब्ज जाता रहा, पैखाने में दर्द होना बंद हो गया और 3 महीने के बाद नासूर का निशान तक नहीं रहा। पांव का पसीना रुक जाने के लक्षण पर इस औषधि ने जो चमत्कार दिखाया उससे स्पष्ट हो जाता है कि होम्योपैथी में इस प्रकार के लक्षणों का कितना महत्व है। सुई का कांटा, खपच, गोली आदि को निकाल देता है। यह औषधि शरीर के किसी स्थान में पड़े हुए बाह्य तत्व फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल देती है, ठीक ऐसे ही जैसे पस को निकाल देती है। अगर शरीर में सुई चली गई या कोई कांटा चुभ गया, खपच चुभ गया, गोली जा बैठी तो इस औषधि से वह शरीर से बाहर निकाल ली जाती है। यहाँ तक कि इसका इस दिशा में प्रभाव है कि अगर शरीर में कहीं गोली जा बैठी तो इससे वह बाहर निकल आएगी। कभी कभी किसी रोगी के फेफड़ों में गोली जा बैठी है, वहाँ उसके चारों तरफ कैल्शियम का आवरण उसे घेर लेता है, इसलिए रोगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसी हालत में रोगी को साइलेसिया देना खतरनाक है क्योंकि इस गोली को अपना स्थान छोड़कर निकलने की कोशिश करेगी और उस रोगी का जीवन संकट में आ जाएगा। कब्ज, लंबी सूखी टट्टी जो निकलते निकलते पीछे को लौट जाती है। इस अवस्था में टट्टी की विशेषता यह है कि वह अत्यंत सूखी, सख्त तथा लंबी होती है। गुदा प्रदेश में देर तक अटकी पड़ी रहती है, इसलिए गुदा में उसे निकालने की शक्ति भी नहीं रहती है। इसमें अगर श्लेष्मिक भी लिपटा है तो वह यह आसानी से नहीं निकालती, यह निकालते निकालते वापस लौट जाती है। डॉक्टर मोनेरे ने इसे शर्मीले मल का नाम दिया है, मानो इसे बाहर आते शर्म लगती है। अंत में इसे हाथ की उंगलियों से निकालना पड़ता है। इसे निकालने में रोगी को जोर लगाना पड़ता है, उसे गुदा में घाव भी हो जाते हैं। थूजा में भी टट्टी बाहर आते आते पीछे को लौट जाती है। सेलेनियम में भी यह लक्षण पाया जाता है। श्लेष्मिक स्राव, जुखाम आदि में एकोनाइट पल्स तथा साइलेसिया की तुलना। जुखाम या किसी भी स्थान की श्लेष्मिक झिल्ली के स्राव में 3 अवस्थाओं में हमें सामना करना पड़ता है। जुखाम की पहली अवस्था में जब श्लेष्मिक स्राव पतला पनीला होता है तब एकोनाइट के लक्षण होते हैं। जब यह श्लेष्मिक स्राव गाढ़ा पीला तथा मृदु न लगने वाला हो जाता है तब पल्स का लक्षण है। जब
यह श्लेष्मिक स्राव श्लेष्म न रहा, पस बन जाता है, सड़ जाता है, तब साइलेशिया का लक्षण होता है। तपेदिक में साइलेशिया, तपेदिक की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए इससे उत्तम दूसरी कोई औषधि नहीं है, और जब रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया है तब तपेदिक की प्रवृत्ति को यह जड़ मूल से नष्ट कर देती है। तो भी अगर फेफड़े में टीबी की गांठ पड़ गई हो तब साइलेशिया देना खतरनाक हो सकता है। साइलेशिया का काम विजातीय तत्व को बाहर निकालना होता है। अगर फेफड़े में टीबी की गांठ पड़ गई है तो इस औषधि के देने से गांठ की जगह सूजन हो जाएगी, पस पड़ जाएगा, ताकि गांठ बाहर धकेल दी जाए। अगर सारे फेफड़े में इस प्रकार की टीबी की गांठ पड़ गई है तो साइलेशिया देने से सारा फेफड़े में पस पड़ जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। इस औषधि का प्रयोग शुरू में जब रोग स्पष्ट रूप धारण नहीं किया तभी दिया जाना चाहिए। इस दशा में फॉस और सरफल का देना भी खतरे से खाली नहीं होता है। दांत निकलते समय साइलेशिया, दांत निकलते समय साइलेशिया प्रकृति के बालक के दस्त, दांत निकलते समय बच्चों को दस्त आया करते हैं, इनमें कैमोमिला आदि औषध दी जाती हैं। परंतु अगर बच्चा साइलेशिया की प्रकृति का है, सिर पर पसीना आता है, पेट ढोल जैसा बड़ा हो गया है, खाता है पर शरीर में लगता नहीं है, पुष्टि कारक खाने पर भी वजन कम होता जाता है, तो साइलेशिया देने से उसे दस्तों में आराम मिल जाएगा। बच्चों के दूध चूसते समय माता की छाती या जरायु में दर्द होना या रुधिर आना, खून का आना, अगर बच्चे के दूध पीते समय माता को छाती या जरायु में तीखी पीड़ा का अनुभव हो जाता है तो इस लक्षण पर माता के अनेक प्रकार के रोग इससे दूर हो जाते हैं। इस लक्षण पर कैंसर तक ठीक हो जाता है। कभी कभी जब बच्चा माता का स्तन चूसने लगता है तब जरायु से रुधिर आने लगता है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। इससे में यह औषधि बहुत ही लाभदायक है। गर्मी से एकदम सर्द हो जाना, गर्मी से एकदम सर्द हो जाने पर दमा आदि रोग, एक चिकित्सक जिसे पसीना आ रहा था, गर्म कोट पहने था, उसने ठंडी जगह जाकर कोट उतार दिया और शरीर को ठंडा करना चाहा। थोड़ी देर में ही उसे खांसी छींक आ गई, दमे का आक्रमण हो गया जो महीने भर चलता रहा। अनेक औषधियां दी गई, किसी से लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर केंट ने कहा कि इसमें साइलेशिया दी जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। टीके का बुरा फल, टीका लगाने के बुरे फल को यह दूर करती है। कभी कभी बच्चों को टीका लगवाने के बाद पतले दस्त आने लगते हैं, उनमें इससे लाभ होता है। थूजा भी टीके के बुरे फल को दूर करती है। सिर लपेट कर रखना, रोगी को सिर खुला रखने से ठंड लगती है, सिर दर्द होता है, वह सिर को लपेट कर रखा करता है। इस प्रकार की प्रकृति रोगी को सिर दर्द आदि हो जाने पर इस औषधि से बहुत लाभ होता है। नाखून टूटना, हाथ पैर की उंगलियों के नाखून टूट जाते हैं, उंगली पर सूजन आ जाती है, उंगली के बीच के जोड़ गलने लगते हैं, कभी कभी नाखून उंगली में धंस जाता है, उसमें चीरा लगाना पड़ता है। इन सब रोगों में यह लाभदायक औषधि है। दूध नहीं पचना, दूध पचने में थूजा, नेटमकार तथा साइलेशिया मुख्य हैं। जब बच्चों को दूध नहीं पचता है तब रूटीन के तौर पर उसे प्राय थूजा दिया जाता है, परंतु अगर बच्चे की शारीरिक रचना साइलेशिया की है तो उसे साइलेशिया दी जानी चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। साइलेशिया 30 पोटेंसी में दी जाती है एक्यूट केस में, और जो है साइलेशिया 200 भी बहुत उपयोगी रिजल्ट देती है। तो इस संबंध में अगर मेरे से कोई सलाह या जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।